हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है हमारा ये। इसमें हम लोग खत्म कर लेंगे पूरा। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा जहां पर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे पहले के सारे लेक्चर देख लेना और इस लेक्चर अगले लेक्चर से पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि एक बार अगर आप कर लोगे तो आपके लिए समझना क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैंने जब लास्ट लेक्चर खत्म किया था तो जल्दी खत्म करना पड़ा था वो लास्ट लेक्चर, तो उस पर न्यूमेरिकल मुझे कराना था। तो वो न्यूमेरिकल अगर आपके एनसीईआरटी है तो खोल लो, 12.11 मुझे कराना। 12.11 12.11 हाँ 12.11 कराऊंगा और फिर उसका पावर करके और कमर्शियल करके हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, आज खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बार आप लोगों को एक मिनट को मैं एनसीईआरटी दिखाने की कोशिश करता हूँ और ये 12.11 खोल लेता हूँ मैं एक बार। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में कई बार आया भी है पहले भी, ठीक है। और फिर मेरा सेंटेंस याद रखें कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ है। मेथड ऑफ टीचिंग में एक्चुअली पहली बार चेंज आया है, सिलेबस तो बहुत बार चेंज किया है, पर मेथड ऑफ टीचिंग में आज तक कभी 34 साल से चेंज नहीं हुआ था। तो मेथड ऑफ टीचिंग में बहुत पूरा सुधार हो गया है, फ्रॉम नर्सरी टू प्री नर्सरी टू ग्रेजुएशन लेवल तक। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने कल जूल्स हीटिंग लॉ तक, लास्ट जो भी हमारा सेशन था उसमें हम लोग जूल्स हीटिंग लॉ तक कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, मैं इसको ज्यादा मैंने कर रखा है। तो जूल्स हीटिंग लॉ के बाद ये आपका 12.10 एग्जांपल था, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। 12.11 एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं, ढंग से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा था, तो ये देखो नीचे पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। आप लोग यहाँ डाटा पढ़ो, मैं डाटा लिखता हूँ। क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। तो भैया हीट कितनी दी है आपकी, 100 जूल। जो कहा था वो मैंने लिख लिया। इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, प्रति सेकेंड एक जूल हीट बन रही है। तो प्रति सेकेंड मतलब टाइम हो गया 1 सेकेंड। आगे बोल रहा है रेजिस्टेंस कितना भैया, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फील करते हैं क्वेश्चन के साथ। लेट मी रिपीट अगेन, जूल 100 जूल हीट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना भैया बताना है हर सेकंड के साथ। चलो वापस हटाते हैं। तो ये हमें डाटा गिवन है, डाटा गिवन। अब देखो पहले अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। 4 ओम रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक हमारे पास कितने वोल्ट की बैटरी, ये बात निकालिए कितने वोल्ट की, किसी पर्टिकुलर वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। और यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये 100 जूल कर रहा है हर सेकंड। बोल रहा है कितने वोल्ट की बैटरी लगाऊं कि जो हीट है वो 100 जूल पर सेकंड हो, या इसमें अगर हीट 100 जूल पर सेकंड निकल रही है, इसमें से गर्म हो रहा है, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगी हो। ये क्वेश्चन समझ आया सबको, तो हैंड रेज करो फटाफट। ओके, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। हाँ इतना समझ आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अब सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर फिलहाल हम कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाने के बजाय एक सिंपल सिंपल चीज समझाएं, ठीक है। हाँ दोबारा दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। क्वेश्चन है कि आपके पास एक कोई रेजिस्टेंस है, दोबारा समझो, कोई बात नहीं दोबारा समझो। देखो एक क्वेश्चन को 2 बार समझने से गड़बड़ कुछ नहीं होती, अच्छा होता है। वो क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। 4 सेकेंड 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है। 4 ओम का रेजिस्टेंस एक बैटरी से जुड़ा हुआ है ऐसे करके, और बैटरी कितने वोल्ट की है ये हमें नहीं पता कितने वोल्ट की है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस बैटरी जुड़ा हुआ है। ये इसमें से करंट जो जा रहा है वो करंट इसके अंदर लगातार जो हीट प्रोड्यूस करवा रहा है वो 100 जूल की करवा रहा है। सिंपल, 100 जूल की हीट प्रोड्यूस करवा रहा है। अब ये बताना है कि कितने वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगी होगी कि वो हीट 100 जूल प्रोड्यूस करवा सके। अब समझ आया, जिस बच्चे को नहीं समझ आया था समझ आ गया। ओके, 4 ओम का रेजिस्टेंस 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट निकल रही है 100 जूल हर सेकंड निकल रही है, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगी होगी बस ये बताना। ओके क्लियर हो गया, गुड, रियली वेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वोल्टेज निकालनी है। सिंपल कंसेप्ट पे आते हैं।
भाई वोल्टेज निकालने के लिए दोबारा समझो, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला पता है हमें, तो बस वोल्टेज का फॉर्मूला में ये पता है। मतलब मैं पहले आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हमें वोल्टेज निकालने के लिए भैया आई पता होना चाहिए, आर। एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड करा, वही समझा रहा हूँ बहुत दिनों से, कि भैया जो निकालना है उसके अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। तो भैया V निकालना है तो आई पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। हमें आर पता है, आर पता है 4 ओम, हमें आई पता है, हमें आई नहीं पता। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें आई निकालना है। आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक। चलो, इंटरनेट का कुछ फोन आ गया था, दिक्कत होगी। चलो वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमें आई निकालना है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, आई निकालना है। अब आई हमें निकालना है, तो आई निकालने डाटा क्या है, एच दिया है, टी दिया है, आर दिया है। तो ऐसा कोई रिलेशन है जहां पर आई भी आता हो, एच आता हो, आई आता हो, आर आता हो, टी आता हो? तो बिल्कुल आता है, हमें पता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला। तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, भैया काम करेंगे, यहां से आई निकाल लेंगे और आई निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा वोल्टेज आ जाएगा। तो ये पहले हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करा। अब देखो, मेरे को तो पता था, आप लोग को सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस बढ़ाओ। एक बच्चे ने मेरे से एक बार बोला कि अगर हमें पहले से पता हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मगर फिर क्वेश्चन बचेगा ही कहाँ। ये तो थॉट प्रोसेस से लगाना है फॉर्मूला कौन सा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई। अब देखो सॉल्यूशन, ये तो गिवन डाटा था, और सॉल्यूशन चल रहा सारा का सारा गिवन डाटा था। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको बुक एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई जूल्स हीटिंग लॉ। कल पढ़ा था हम लोगों, मतलब लास्ट क्लास में। हाँ, उसका वीडियो डाल दिया मैंने, जूल्स हीटिंग लॉ। भाई जूल्स हीटिंग लॉ आपने अप्लाई किया, दैट लॉ इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कॉपी में लिख चुके हैं हम लोग। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। H कितना है आपका 100। एक काम करते, निकालना क्या, आई निकालना है ना, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, H अपॉन आर इंटू टी। और यहाँ से कैलकुलेशन करिए, H कितना है 100, R कितना है 4, T कितना है 1, तो दैट बिकम 25। और आई थिंक आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप आई स्क्वायर 25 और सॉल्व ना कर पाओ। अंडर रूट कर दोगे, और वैसे मैंने बताया भी था आपको कैसे करते हैं इसको। अंडर रूट 25 आ जाएगा, दैट बिकम 5 एम्पियर। ये लिखना 5 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया, 5 एम्पियर हो रहा है। करंट 5 एम्पियर। अब कौन सा अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ। तो यहाँ से भैया ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अब जो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो V कितना है आपका पता नहीं, I कितना है 5, R कितना है 4, बराबर कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ बच्चे दो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, मेरे क्वेश्चन ध्यान सुनना। एक बोलता है भैया ऐसे करें या फिर हम इस तरीके से कर लें। इस तरीके से करना मत, मैं रीजन बताऊंगा क्यों। ये बच्चे पूछते हैं ऐसे कर ले तो क्या दिक्कत है। देखो, हम H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी लगा दे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ना फॉर्मूला वाला। तो कितना हो जाएगा आपका, V स्क्वायर आ जाएगा H इंटू आर डिवाइडेड बाई टी, और हटा के पूरे का अंडर रूट। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, अंडर रूट ऑफ 400, दैट बिकम 20। एक लाइन में भी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आपको सीबीएसई जब पेपर बनाती है, अंडरस्टैंड करना। देखो, ये मेरी एक बात और सुना करो। देखो, जब आपको भी सलाह दिया करे ना, तो पहले देखा करो सलाह कितनी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब जैसे कि आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड सलाह दे रहा है कि नहीं ऐसे कर ऐसे कर, तो पहले उससे पूछो कि उसके पीछे वजह क्या है। रीजन पूछना बहुत जरूरी है। भाई अगर मेरे स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, तो जो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ कि सीबीएसई चेकिंग कैसे करती है। आपका अगर गाइडेंस सीबीएसई के चेकिंग के हिसाब से होगा, तो आपके मार्क्स आने के चांस बढ़ जाएंगे। लॉजिक समझो। तो मैं ये ऐसे भी क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन कब करवाता, जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता, जहां आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जब आप सीबीएसई का स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में आते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में सीबीएसई बोलता है भैया आपने 20 वोल्ट लगाया कैसे, अब डायरेक्टली कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अगर आपको ऐसे भी करना है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करो कहां से आया। पहले आप ओम्स लॉ पहले ये लिखो, इसमें ओम्स लॉ का V बराबर आई आर पुट करो, फिर फॉर्मूला ड्राइव करो, फिर वैल्यू रख के आंसर करो। भाई आपने कहा कि आपका हीट का फॉर्मूला जूल्स लॉ का होता है, पहले आपने वो लगाया, फिर वहां से आपका जो करंट आया, फिर आपने ओम्स लगाया। जो लॉज आपको दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, उनका यूटिलाइज करके आपने सॉल्व करा। सीबीएसई आपसे वो नॉलेज चाहती है जो उसने एनसीईआरटी में दी है, अब वो आप दे पा रहे हो, दे पा रहे हो। डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं चाहती, इसलिए सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है। सीबीएसई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन देती है, 2 नंबर इसके देती है और 1 नंबर इसका देती है।
ठीक है, और इसमें आपको लिखना भी होता है साथ में, हेयर द वोल्टेज। तो आपका, और इसका कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन फिर भी जरूरी होता है। इस पे वो मार्क्स इस पे देंगे नहीं, बट हाफ मार्क्स काट सकते हैं। अब ये कि भैया देंगे नहीं, वो मार्क्स काटते कैसे हैं? तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को मैंने बोला कि भैया जब भी आपका आंसर आए तो आंसर के साथ ना उसकी यूनिट लिखो, ठीक है। यूनिट नहीं लिखने से आधा नंबर कट जाता है। मैंने उसको ऐसा बताया। उसका मेरे से उल्टा क्वेश्चन था कि खाली यूनिट लिखे हैं तो आधा मिल जाएगा क्या? तो ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना कुछ भी। तो मतलब ऐसे इस डाटा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिल रहे खास खास, क्योंकि तो क्वेश्चन का डाटा है, तुमने अपनी तरफ से क्या करा है। लेकिन अगर ये नहीं लिखोगे तो टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकता है कि प्रोसीजर ठीक नहीं है। तो यू हैव शुड हैव ए ग्रेट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, कि सीबीएसई भाई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कर रहा है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बात समझ आ गई? हैंड रेस करो, समझ आई तो उतारो फटाफट जल्दी इसको। तो अभी हम लोग ने न्यूमेरिकल हमें समझ आ गया, हमने कर लिया, कोई इशू नहीं। बाकी आप लोग अपने आप उतार लेना अगर जरूरत लगे तो। अब आगे समझो, हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर, द फाइनल टॉपिक ऑफ चैप्टर। खत्म कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें सुन लो इसके बारे में बस। पावर का जो फॉर्मूला होता है आपके सिलेबस में, कोई डेरिवेशन नहीं करना आपको बिना मतलब। वैसे तो मैं आपको डेरिवेशन भी जरूरत है मैं करा भी देता हूँ, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं। पावर का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको आना है P बराबर वी आई। ये फॉर्मूला आपको याद, पावर का जब भी फॉर्मूला आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट हम लोग चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वी के बजाय पुट कर दो आई आर। क्या किया मैंने क्या किया, वी के बजाय आई आर पुट कर दिया, जहां वी बराबर आई आर हो गया। तो बराबर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई हो जाएगा भैया आई स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये वाली बात यहां पर। मैं आई के बजाय भी तो पुट कर सकता था। यहां मैंने क्या पुट किया, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, वो मैंने पुट कर दिया तो हो गया। मैं ये भी कर सकता था आई के बजाय कुछ पुट कर दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी, और वी अपॉन आर। ये कैसे कर दिया मैंने, बिकॉज वी बराबर होता है आई आर। तो आई बराबर क्या होगा, आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर। आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर। तो भैया वी अपॉन आर रख दिया, तो पावर क्या हो गया आपका वी स्क्वायर बाई आर। ये तीसरा फॉर्म। और अगर आप किसी भी पावर के फॉर्मूले में अगर आपको एनर्जी चाहिए हो, आपको हीट चाहिए हो, आपको वर्क चाहिए हो, तो ये पावर के फॉर्मूले में टाइम की मल्टीप्लाई करो। किसी भी पावर के फॉर्मूले में टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी, हीट और वर्क मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लिखवाए थे स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था। स्टार्टिंग लेक्चर किसी ने देखा हो तो देख लेना, वहां सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, पूरी टेबल बनवाई है। तो पावर के सारे फॉर्मूले होते हैं, और पावर पे बहुत डिटेल में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स होंगे वो लिखवा दूंगा। फिर आप इलेक्ट्रिक पावर डाल के, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है, वॉट इसकी यूनिट होती है। और किलो वॉट भी यूज करते हैं, बट किलो वॉट ज्यादा के लिए करते हैं। तो अभी मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, एक बहुत बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है हमारा, वो मैं वो अपने आप कर देता हूँ, ठीक है। 12.12 10 11 तो करे 12 पर, तो ये नोट कर लो फटाफट एक बार। इसमें कुछ खास नहीं लगता है, जरूरत है नोट करो, नहीं जरूरत तो मत रहने दो, कोई इशू नहीं। तो अब हम आते हैं पावर के बाद एक चीज और सुनो। मान लो ये फॉर्मूला अगर आई पी बराबर वी आई कहां से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कहां से आया। कैसे ये आता नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर होगा वी इंटू क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर बना। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बाद डेफिनेशन आया। आल्सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो बचपन में पढ़ा हमने। इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं भैया। रेट ऑफ डूइंग वर्क को तो पावर कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग क्षमता कहते हैं, मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो आपका क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू टी, तो जहां पर यहाँ पुट कर देते हैं इसको हम लोग। तो पी इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू। ये बाय डेफिनेशन आया 9th क्लास वाली से, ये 10th क्लास की से आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। और क्यू बाई टी क्या होता है, वी नो, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी होता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले किया था। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा वी इंटू आई। तो ये मतलब कोई कभी कभी स्कूल वाले बोल देते हैं कि ड्राइव करो फालतू में, बोर्ड बोर्ड में नहीं आता ड्राइव करने के लिए।
फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत है तो उसे नोट करके लिख लो अलग से, कैसे आया फॉर्मूला, पढ़ना डायरेक्ट यही है, नोट कर लो। आएगा नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा, स्कूल में आ सकता है, स्कूल के पेपर में। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, इसके बाद ना आप सुनो, इसके बाद ना आपके छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर सुन लो, मैं कुछ पॉइंटर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो फटाफट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट, फटाफट लिखना शुरू करो एक तरफ से। चलो देखो जरा फटाफट। तो एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग लॉ कर रहे हैं, इसमें पहला है कि भाई उस हीट जो बनती है, जो अनडिजायरेबल है, उसको हम कैसे अपने काम में लेके आए। तो पहले हमने कहा लाइटनिंग में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया, बल्ब बना लो। बल्ब में हमने क्या किया, बल्ब बनाया, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन बनाया, सॉरी जो फिलामेंट बनाया, वो टंगस्टन से बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 3380 3380 डिग्री सेल्सियस, तो मेल्ट नहीं होगा कभी भी। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर अर्थ का, पूरी अर्थ का मैक्सिमम टेम्परेचर 70 है, तो कितने पे निकलता है, 380 डिग्री पे। तो क्या होगा, ये मेल्ट नहीं होगा कितना भी हीट कर जाए, तो इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। इस बल्ब के अंदर गैस भरी होती है, वो जो गैस भरी होती है, वो गैस होती है या तो नाइट्रोजन होगी या आर्गन होगी। क्यों भरते हैं ये, क्योंकि भैया ये केमिकली इनएक्टिव होती है, और जो फिलामेंट है इसकी लाइफ को बढ़ा देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। दूसरा, हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, हम लोग इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। फ्यूज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिस डिवाइस को बचाना है उसके साथ, और जब ज्यादा करंट पास होता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक कर देता है। तो इन हैवी करंट पासेस, इफ हैवी करंट पासेस थ्रू अ सर्किट, फ्यूज मेल्ट एंड ब्रेक सर्किट। मैंने ग्रामर का यूज नहीं करा, सिर्फ आपको कहानी सुनने की कोशिश करी। तीसरा, हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं, लाइक टोस्टर, एक टोस्टर, और आपका टोस्टर का हुआ, आपका अवन हुआ, और क्या हुआ, हीटर हुआ। भाई इसमें सिंपल रेजिस्टेंस लगा देंगे, ज्यादा करंट जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो ये फटाफट ने नोट करो इतना, ये अपनी कॉपी में ढंग से कर लेना है, मैंने ऐसे बना दिया। चलो बताओ, ठीक है, तो ये और लिख लो। तो इफ हैवी करंट पासेस थ्रू अ सर्किट, फ्यूज मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, हो गया। अब मटेरियल कौन सा यूज करते हैं फ्यूज के लिए हम लोग, आपके एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, और लेड यूज कर सकते हैं, आयरन यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी लो मतलब मेल्टिंग वायर, जिसका जो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए। अब पता ये मेल्ट ही नहीं हुआ, अपना फ्रिज फूक गया, फ्यूज बच गया 5 रुपए का तो इसलिए यूज नहीं कर सकते। सिल्वर लिवर यूज, इतना महंगा यूज नहीं कर सकते, सिल्वर लिवर यूज, एल्यूमिनियम सस्ता यूज करते हैं। 5 रुपए का फ्यूज आता है भाई, 5 रुपए का। तो फिलहाल मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, हो गया। अब इसमें एक हमारे पास लास्ट एक और टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंटर्स क्वेश्चन थे जो 1 1 मार्क्स में पूछे जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन में से कोई नहीं बनता, या एक एक मार्क्स से 2 3 पूछ लेते हैं वगैरह। अब लास्ट टॉपिक सुन लो, खत्म हो जाएगा हमारा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भैया 2 यूनिट होती है। एक होती है आपकी एसआई, एक होती है कमर्शियल, कमर्शियल, और दूसरी होती है कौन सी आपकी, और दूसरी आपकी होती है एसआई। कमर्शियल क्या होती है भैया, कमर्शियल होती है किलो वॉट आवर, पढ़ी होगी 9th में। और एसआई होती है जूल। तो क्या करेंगे, 1 किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, किलो वॉट को वॉट में चेंज करेंगे, आवर को सेकंड में करेंगे। तो ये आपकी होती है जूल, और ये आपकी होती है केडब्ल्यू। तो आपका 1 किलो वॉट में कितने वॉट हो गए, 1000 वॉट हो गए, और 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1000 वॉट, और इंटू 360, 60 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये सेकंड हो गए। और वॉट इंटू सेकंड को ही जूल कहते हैं। देखो ना, पावर क्या, वर्क क्या है, पावर इंटू टाइम, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, पावर की क्या होती है, वॉट, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड किसके बराबर आ गया, जूल के बराबर आ गया। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करा दी, चाहो तो यहाँ से लिख लें। वॉट बराबर हो गया पावर इंटू टाइम, जूल बराबर हो गया वॉट इंटू। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा, तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, से नोट करोगे तो 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड हो जाएगा।
तो 1 kWh बराबर हो जाएगा 3.6 10 to the power 6 जूल। ये मैंने क्या किया है, जिसको नहीं समझ आए चिंता मत करना, इसको समझाने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी कि मैंने ये पावर कैसे बढ़ा दी। पहले कोशिश करना अपने आप, नहीं आई तो बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका चैप्टर होता है फिर। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या क्वेश्चन करने, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने। ओके भैया, हाँ, तो फिलहाल के लिए भी खत्म। ओके बाय बाय। और हम लोग अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट, अभी इस चैप्टर में आपको टाइम देंगे काम करने के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 13 चैप्टर शुरू करते हैं भैया। ओके बाय बाय। हाँ भाई बोलो 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 भैया फिलहाल के लिए अभी चलते हैं। ओके भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाय।